ओके स्टूडेंट, पिछले सेशन में मैंने बात की थी पोषण एवं मानव स्वास्थ्य। आपको आगे बढ़ाते हैं। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था भोजन क्या है, उसके कौन से स्रोत है, उसके घटक क्या है, संतुलित भोजन की उपयोगिता क्या है और असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन में फिर हमने पढ़ा था कुपोषण, और कुपोषण हमने पढ़ा था सबसे पहले विटामिन कुपोषण। उसके बाद में बात को आगे बढ़ाते हैं। विटामिन कुपोषण के बाद में बात करते हैं प्रोटीन और खनिज कुपोषण की। तो पहले बात करते हैं प्रोटीन कुपोषण की। अपन जानते हैं कि हमको जो प्रोटीन प्राप्त होता है वह प्रोटीन हमें प्राप्त होता है सोयाबीन से, दाल से, चने से, मटर से, इस प्रकार प्रोटीन प्राप्त होता है। तो यदि लंबे समय तक प्रोटीन युक्त भोजन नहीं करें या अपन दाल वगैरह नहीं लें लंबे समय तक, तो शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है और उस प्रोटीन की कमी से जो है प्रोटीन कुपोषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब प्रोटीन कुपोषण के दो प्रकार होते हैं। पहला है प्रोटीन कुपोषण में दो रोग होते हैं। पहला है क्वाशियोकोर, दूसरा होता है मेरस्मस। देखो, यदि लंबे समय तक जो है शुद्ध प्रोटीन की कमी हो तो जो रोग होता है वह क्वाशियोकोर रोग होता है। और उस क्वाशियोकोर रोग में जो है जिस बालक को वह क्वाशियोकोर रोग होता है उसकी जो है पेट फूल जाता है, आंखें अंदर धंस जाती है और शरीर दुबला पतला इस प्रकार का रहता है। स्वभाव जो उसका है वो चिड़चिड़ा रहता है और इस प्रकार जो है वो उसकी मानसिक मंदता, अनेक प्रकार के विकार उसमें उत्पन्न होता है। तो वो क्वाशियोकोर शुद्ध प्रोटीन की कमी से रोग उत्पन्न होता है। अगले रोग की बात करते हैं अपन मेरस्मस। जो मेरस्मस रोग है, मेरस्मस रोग प्रोटीन के साथ साथ में जब अपन ऊर्जा की कमी होती है, ऊर्जा से अपन बात करते हैं। ऊर्जा का यहाँ पर मतलब होता है ग्लूकोज। ऊर्जा का यहाँ पर मतलब होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है यदि उस बालक को या व्यक्ति को जो है समय पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के साथ साथ में कार्बोहाइड्रेट वगैरह नहीं मिले, और जैसे रोटी है और चावल है, मक्का है, इस प्रकार का यदि अनाज नहीं मिले तो उसमें ऊर्जा की भी कमी हो जाती है और वो जो समस्या उत्पन्न होती है वह होती है मेरस्मस। फिर ये सब कारण पढ़ लिया हमने। कारण क्या है, यदि प्रोटीन और ऊर्जा की कमी हो तो ये सब उत्पन्न होता है। लक्षण हमने पढ़ लिए कि जो है उसकी त्वचा कांतिहीन, स्वभाव उसका चिड़चिड़ा, याददाश्त में कमी, इस प्रकार की उन्नत समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। फिर अपन बात करते हैं उपाय। अब उपाय यही है कि लंबे समय तक प्रोटीन की यदि कमी होती है तो उसको अपन वापस रिकवरी करने के लिए अपन को प्रोटीन युक्त भोजन और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करना चाहिए, जिससे ये समस्याएं क्या है समाप्त है। तो इस प्रकार ये इसके उपाय हो जाएंगे। अगली बात करते हैं अपन खनिज कुपोषण की। तो खनिज कुपोषण में देखिए हमने उसमें पढ़ा था कि जो अपने को खनिज प्राप्त होते हैं, खनिज में अनेक प्रकार का खनिज है। सोडियम क्लोराइड है, जिसमें नमक युक्त होता है। पोटेशियम क्लोराइड KCl है। फॉस्फोरस तो अपने को PO4- के रूप में फॉस्फोरस प्राप्त होता है। कैल्शियम जो अपने को दूध के अंदर वगैरह जो है कैल्शियम की प्राप्ति होती है। और आयोडीन, आयोडीन जो होता है वो अपने को जो है आयोडीन बाजार में नमक मिलता ही है। उसके अलावा कई सब्जियां और दूसरे साथ मिल जाता है। लेकिन यदि लंबे समय तक इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो, ये अपने को लंबे समय तक नहीं मिले या जिस बालक को लंबे समय तक ये चीजें नहीं मिले तो उसमें खनिज कुपोषण की समस्या उत्पन्न हो सकती है। देखिए जैसे सोडियम है, सोडियम और जो पोटेशियम है, ये सोडियम पोटेशियम हमारे शरीर के अंदर जो है आयन बैलेंस का काम करता है, आयन संतुलन का काम करता है, ठीक है। और हमारी जो मांसपेशियां हैं और जो तंत्रिका तंत्र है, उस तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों को एक्टिव करने का काम जो है ये करते हैं। हम पढ़ेंगे आगे, पाठ आएगा दूसरा पाठ। उस दूसरे पाठ में हम जो है ये पोटेशियम और कैल्शियम जो होता है, पोटेशियम और सोडियम जो होते हैं, ये हमारे तंत्रिका तंत्र को उद्दीप्त करने का काम करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं ये फास्फोरस की और कैल्शियम की। ये जो फास्फोरस और जो कैल्शियम है, ये फास्फोरस और कैल्शियम जो होते हैं, ये अपने जो हड्डियां और जो दांत है, ये हड्डियां और जो दांत है, उन हड्डियों और दांतों को जो है मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। इस प्रकार ये हमारे शरीर को एक तरह से स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आयोडीन। देखो जाना पसंद नाम है आयोडीन जो है ना, आयोडीन हमारे जो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं, सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत होती है, दूसरे पाठ आएगी। जो सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, उस अंतःस्रावी ग्रंथि में ये जो आयोडीन है वो जाकर के थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। हार्मोन कौन सा होगा? थायरॉक्सिन।
थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण जो है ये आयोडीन जाकर करता है। और अपन जानते हैं जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन व्यक्ति को एक तरह से अपन कह सकते हैं बुद्धिमान बनाने में या उनका मानसिक विकास करने में, शारीरिक विकास करने में जो है वो योगदान देता है। तो इस प्रकार ये जो है, अब ये मिलेंगे कहाँ, सवाल उठा ये कहाँ मिलेंगे, तो ये अपने को हरी पत्तेदार सब्जियों में, दूध में, अनाज में, फ्रूट्स में, इस प्रकार के संतुलित भोजन करें तो कोई एक्स्ट्रा इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सब चीजें अपने उसमें संतुलित भोजन में उपस्थित होती है। अगली बात करते हैं अपन पानी की। देखो अपन संतुलित भोजन में ये भी बड़ा था कि एक संतुलित भोजन का जो घटक होता है वो पानी भी संतुलित भोजन का क्या है, एक आवश्यक घटक है। और अपन जानते हैं वर्तमान समय में जो है बहुत गर्मी पड़ रही है, गर्मी का मौसम, गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी जो है उस गर्मी को हमारे शरीर से इसे निकालने के लिए या अपन शरीर को जो है वो गर्मी से मुक्त रखने के लिए अपने को बार बार पानी पीने की आवश्यकता होती है। और अभी तो जो भारतीय आयुष मंत्रालय है वो आयुष मंत्रालय यह भी गाइडलाइन जारी कर रखी है कि अभी जो से कोरोना का जो ये समस्या अभी जो महामारी चल रही है और उसके कारण देखिए अपन सभी घर पर अध्ययन करने के लिए मजबूर हैं, तो हम सभी को जो है अपना खुद की भी सेहत करनी है, सुरक्षा करनी है, साथ में अपने घर वालों की भी सुरक्षा करनी है। यदि बाहर जाए तो मास्क लगा के रहना है और बार बार साबुन से हाथ धोना है। और आयुष मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की है कि यदि अपन पानी को गर्म करके, गुनगुना करके और थोड़ा सा हल्का सा ठंडा करके यदि पिए तो जो है वो हमारे कई प्रकार के रोगों का निदान करने में सहायक होता है। और पानी भी क्या होना चाहिए, पानी शुद्ध पानी होना चाहिए। अब शुद्ध पानी के क्या क्या गुण है अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो पानी के भौतिक गुण क्या है, पानी के रासायनिक गुण क्या है और हमारे शरीर में उस पानी की उपयोगिता क्या है, तो ये सब बातें हम पढ़ेंगे। और यदि गंदा पानी पी लिया जाए तो हमारे शरीर में कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं, क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, इस टॉपिक में ये पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए जो जल के गुण है, जल के जो भौतिक गुण है, वो जल के भौतिक गुण इस प्रकार है। देखिए जल का जो भौतिक गुण है, ये पहला भौतिक गुण है कि जो शुद्ध पानी होता है, जो शुद्ध पानी होता है वह रंगहीन होता है, रंगहीन। दूसरा जो शुद्ध पानी इस प्रकार का जो गुण है वो स्वादहीन होता है, स्वादहीन। तीसरा जो शुद्ध पानी का गुण है वह गुण होता है पारदर्शी होता है, पारदर्शी। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और पारदर्शी, इस प्रकार जो है रंगहीन, गंधहीन। चलो एक लक्षण और है इसका शुद्ध पानी का, वो है गंधहीन। तो जो शुद्ध पानी होता है, ये शुद्ध पानी की, साफ पानी की विशेषता है। अब जानते हैं पानी का जो सूत्र होता है, अणुसूत्र होता है, वो होता है H2O। ये हाइड्रोजन के कितने होते हैं, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं 2, ऑक्सीजन का होता है 1। इस प्रकार कुल मिलाकर के 3 अणुओं से बन के होता है। 9th क्लास में पढ़ा था कि परमाणु प्रकृति होती है, तो हाइड्रोजन अणु की परमाणु प्रकृति होती है 3, यानी हाइड्रोजन के एक अणु में टोटल परमाणु की संख्या कितनी होती है 3, तो ये उसकी परमाणुता कहलाती है। तो ये जो पानी के गुण है, ये पानी के कौन से गुण हो गए, ये भौतिक गुण हो गए। फिर बात करते हैं रासायनिक गुणों। तो रासायनिक गुणों में पानी एक तरह से अभिक्रिया करने का माध्यम होता है। हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है, पाचन में, श्वसन में, उत्सर्जन में। इस प्रकार ये जो अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रियाओं का जो माध्यम होता है, एक तरह से अपन कहते हैं मीडियम जो होता है, वो कौन सा होता है, पानी होता है। तो ये पानी के अनेक प्रकार के रासायनिक गुण है। और फिर हमारे शरीर में पानी की उपयोगिता अपन पढ़ चुके हैं। पानी जो है हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण करने में काम आता है, उसके अलावा शरीर को रोग प्रतिरोधक प्रदान करने में काम आता है, उसके अलावा भोजन को पचने में पानी काम आता है, उसके अलावा रक्त का निर्माण करने में पानी काम आता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो हार्मोन्स हैं, उन हार्मोन्स को विभिन्न स्थानों से, यानी अपन अंतःस्रावी ग्रंथियों से जा करके विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम भी पानी करता है। और उसके अलावा अपन बात करते हैं कि जो अपन दवाइयां लेते हैं उनको पहुंचाने का काम भी कौन करता है, पानी करता है। इसके अलावा और जो उत्सर्जित पदार्थों को जो बाहर निकालने का काम भी एक तरह से पानी के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार ये पानी क्या है, हमारे शरीर में उपयुक्त है। अब है प्रदूषित पानी। यदि गंदा पानी पिया जाए, यानी यदि उस पानी के अंदर कई प्रकार के पदार्थ घुले हुए हों, मिट्टी युक्त पानी हो, तो उससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। और अपन जानते हैं यदि गंदा पानी है तो गंदे पानी में कई प्रकार के जो है वो कीटाणु, विषाणु इस प्रकार पनपते रहते हैं, तो वो कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये गंदे पानी पीने से कई प्रकार के हैजा है, पेचिस है, टाइफाइड है, पीलिया है, इस प्रकार के जो है वो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वो अपनी कक्षा 10 की किताब में है, वो लिखे हुए अपने को इस प्रकार याद करने हैं रोगों को। तो इस प्रकार की जो है हानि उत्पन्न होती है और रोग उत्पन्न होते हैं। और अभी वर्तमान में तो इस रोग पर कंट्रोल कर लिया गया है। एक नारू रोग ज्यादा समस्या उत्पन्न करता था,
इस प्रकार ये रोग होता है उसको बोलते हैं नारू रोग। और नारू रोग का जो कारक होता है वो नारू रोग का कारक होता है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि नारू रोग के रोग जनक का नाम लिखिए, तो रोग जनक का नाम है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक प्रकार का कृमि है। सवाल ये पूछा जाता है कई बार कि नारू रोग के रोग जनक का नाम लिखिए, तो उस रोग जनक का नाम होता है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। तो ये जो है ये एक प्रकार का कृमि है जो उनके अंडे गंदे पानी में होते रहते हैं और वो अंडे हमारे पाचन तंत्र में जाकर के और रक्त में मिलकर बहुत सूक्ष्म होते हैं और कहीं शरीर के दूसरे भागों में जाकर के फट जाते हैं। तो उससे वो एक पतला और व्हाइट कलर का एक जंतु उसके अंदर बनता रहता है, लट बनती रहती है, फिर वहां से फोड़ा होकर के और वो बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार जो है वो कई प्रकार की समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो इसके कारण पानी को उबाल करके फिर थोड़ा ठंडा करके फिर पीना चाहिए। और उसके अलावा पानी में कई प्रकार के बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं। कुछ आप बैक्टीरिया के नाम, अभी वर्तमान समय में बरसात का मौसम है तो हमको अपने जो अपने घर में जो टाका है या वधी है उसमें अपने को बाजार में मिलती है 20-30 रुपए की, आपको एक छोटी पुड़ी की मिल जाएगी। उस पुड़ी जो होती है पुड़िया, उस पुड़िया का जो नाम है कि MNO, इसको बोलते हैं लाल दवा। ये जो है अपने घर में लाके रखनी चाहिए और सप्ताह में एक बार थोड़ी सी चिमटी भर के टाँके में डालनी चाहिए। तो उस लाल दवा से क्या होगा कि यदि बैक्टीरिया वगैरह है पानी में तो वो बैक्टीरिया मर जाते हैं और वो पानी क्या होता है, साफ होता है। उसके अलावा यदि थोड़ा बदबूदार पानी आता है तो अपन को उसको गर्म पानी की रॉड से गर्म कर लेना चाहिए और उस पानी को ठंडा करने के बाद में अपने घर में पीने में काम में लेना चाहिए। और अभी पानी में मिट्टी बहुत आती है, बरसात का पानी में तो उसमें मिट्टी बहुत आती है, तो अपने को ध्यान रखना चाहिए, फिटकरी ला के रखनी चाहिए। फिटकरी, ये जो फिटकरी मिल जाती है तो फिटकरी ला के रखनी चाहिए। और 15 दिन में या सप्ताह में एक बार अपने को थोड़ी सी 50 ग्राम या 20 ग्राम फिटकरी का बुरादा लेकर के और उसको पानी में घोल करके अपने टाँके में या हौदी में डालना चाहिए। उससे क्या होता है कि यदि टाँके में मिट्टी वगैरह बहुत ज्यादा जमा है तो वो तले में बैठ जाती है, पानी स्वच्छ हो जाता है। उस पानी को पीने से पथरी वगैरह की समस्या नहीं होती। इस प्रकार अपने घरेलू उपाय करके भी कई प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। जैसे यदि अपन पानी को गर्म करके पियेंगे तो ये अपने को उपाय करना चाहिए। यदि अपन पानी को गर्म करके पियेंगे तो गर्म करके पीने से उसके अंदर के बैक्टीरिया मर जाते हैं। और यदि अपने टाँके में लाल दवा डाल देते हैं थोड़ी सी तो उससे भी बैक्टीरिया मर जाता है और बदबू मर जाती है गर्म पानी पीने से। और फिटकरी जो होती है, फिटकरी जो पानी के अंदर जो रज्जी वगैरह आती है, मई रह जाती है, उसको वो तले में बढ़ा देते हैं और पानी एकदम स्वच्छ हो जाता है। तो इस प्रकार अपन शुद्ध पानी पीने से जो है कई प्रकार की हानियों से बच सकते हैं, रोगों से बच सकते हैं। तो डॉक्टर से अपन दूर रह सकते हैं। तो इस प्रकार अपन जो है इस प्रकार अपन काम ले सकते हैं। अब देखिए ये रोग हो जाएंगे, रोग कारक हो गए। अब देखिए आगे है विभिन्न रोग कारण, लक्षण और हानियां, ये सब हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं मोटापे की। देखो ऐसा कहा जाता है कि यदि संस्कृत में श्लोक भी अपने जो ये कर सकते हैं जीवन ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में ग्रंथ श्लोक दे रखा है, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त सपना बोध से योग भवति दुखा। सब काम युक्ति के अनुसार और संतुलित मात्रा में यदि किए जाए तो अपन कई प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं। जैसे यदि आवश्यकता से अधिक यदि वसायुक्त भोजन किया जाए और परिश्रम भी नहीं किया जाए तो वह वसा हमारे जो शरीर है उस शरीर के अंदर इकट्ठी होती रहती है, फैट जमा होती रहती है। अभी बच्चों में कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं तो फिर शरीर जो है वो बेडोल होता रहता है। और यदि अपन 25-30 की उम्र में यदि पार करते हैं तो उसके बाद में जो है कई प्रकार की जो बीमारियां हैं वो शरीर को घेर लेती है। जैसे मोटापे के कारण जो है वो शरीर एक तो बेढंगा हो जाएगा इस प्रकार, और दूसरा उसमें कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाएंगे। अब विकार क्या उत्पन्न हो जाएंगे, विकार में जैसे फिर शुगर बढ़ने की समस्या, हार्ट की समस्या, बीपी की समस्या, और इस प्रकार जो है कई प्रकार के चिड़चिड़ापन, भोजन नहीं पचने की समस्या। तो इस प्रकार की फिर गुर्दों पर प्रभाव, तो ये समस्या मोटापे के कारण उत्पन्न हो जाती है। उसके लिए एक निर्धारित किया गया है इंडेक्स, उसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। कई बार फुल फॉर्म पूछते हैं बोर्ड की परीक्षा में, बॉडी मास इंडेक्स BMI, शरीर भार सूचकांक। शरीर भार सूचकांक यदि 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से यदि कम है या उसके बराबर है तब तो हमारा शरीर ठीक है।
लेकिन यदि शरीर 30 kg मीटर स्क्वायर से यदि जो ज्यादा यदि बढ़ रहा है तो उसमें फिर ये समस्या आगे होने की संभावना बढ़ जाती है। अब उसके उपाय क्या हो सकता है? उसके उपाय यही है, अपन को जैसा कहा ना, जैसे मान लीजिए अपन कमाते हैं तो उसको संतुलित मात्रा में खर्च करना चाहिए। जैसे अपन भोजन करते हैं तो अपन ऊर्जा कमाते हैं, अपन प्रोटीन कमाते हैं, अपन कार्बोहाइड्रेट कमाते हैं, अब वसा कमाते हैं, तो उस कमाने वाली वसा को सही जगह पर सही टाइम में खर्च करना भी आवश्यक है, नहीं तो फिर गड़बड़ कर देती है। तो यदि अपन मान लीजिए जैसे मान लो भोजन करते भी हैं तो अपन को ज्यादा अच्छा खेल खेलना, दौड़ के खेल खेलना, ऐसा नहीं मोबाइल पर खेल लिए 2 घंटे हो गए साहब, ये नहीं, अपन को दौड़ के खेल खेलना चाहिए, शारीरिक परिश्रम करना चाहिए। कम से कम 24 घंटे में जो है 1 घंटा है समझे एक शरीर में पसीना निकले, सारा शरीर एक्टिव होना चाहिए, तो अपन इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब मोटापा कई समस्या तो होती है, वो समस्या अपन पढ़ ली। अब बात करते हैं रक्तचाप की। देखिए अपन जानते हैं हमारा हृदय जो है वो धड़कता रहता है, और अपन जानते हैं हमारा हृदय जो है वो 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में 72 बार धड़कता है। 72 बार हमारा हृदय जो है 1 मिनट में धड़कता है। तो इस प्रकार रक्तचाप यदि मान लीजिए हृदय सिकुड़ेगा तो उस समय जो सामान्य अवस्था में जो रक्तचाप होता है वह 120 मिमी होता है, 120 मिमी। और यदि हृदय सिकुड़ करके यानी रक्त को फेंक करके वापस शिथिल अवस्था में आता है तो उस समय रक्तचाप का मान होता है 80। तो इस प्रकार जो हमारा रक्तचाप है यदि सामान्य अवस्था में है, बैठे हैं, नॉर्मली है, व्यक्ति स्वस्थ है, तो उनका सामान्य अवस्था में रक्तचाप 120 और मिनिमम होता है 80। लेकिन यदि बैठे बैठे ही यदि रक्तचाप अचानक बढ़ जाता है या अचानक कम हो जाता है तो वह समस्या उत्पन्न करता है। और ये समस्या उत्पन्न होने के कारण भी हमारा अनियंत्रित भोजन है। आजकल मार्केट में ऐसी बहुत प्रकार की चीजें मिलती है, जैसे जो है अपन हमारा जो शरीर है वो उससे मोटा होता जा रहा है और उससे चिड़चिड़ेपन की कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। तो रक्तचाप जो है यह रक्तचाप भी इसी प्रकार की ऐसे अनियंत्रित खाने की वजह से होता है। दूसरा, यदि हार्ड वर्क को दूर किया जाए, यदि मतलब हार्ड वर्क नहीं किया जाए तो भी अपने को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये जो रक्तचाप है, ये रक्तचाप की भी यही समस्या है। जैसे मान लीजिए चटपटा युक्त भोजन है, ज्यादा तेल युक्त भोजन है, ज्यादा वसा युक्त भोजन है, ठीक है, ज्यादा मिर्ची मसाले युक्त भोजन है, तो इस प्रकार ज्यादा खट्टे चीजों वाला भोजन है। इस प्रकार के जो यदि चाय, कॉफी अनियंत्रित मात्रा में, ठंडे पेय पदार्थ यदि इस प्रकार के लिए जाए तो हमारा शरीर जो है उससे धीरे धीरे डैमेज होना शुरू होता है और ये रक्तचाप की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये रक्तचाप जो है ये सामान्य अवस्था में इस प्रकार का होना चाहिए। और रक्तचाप मापने का जो उपकरण है, उस उपकरण का जो हिंदी में नाम होता है वह रक्तचाप मापी। उपकरण का नाम होता है रक्तचाप मापी, या उसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। उसका नाम होता है स्फेग्नोमैनोमीटर। इस प्रकार जो रक्तचाप मापी है वो हमारा रक्तचाप मापने का काम करता है। तो ये रक्तचाप की। अब बात करते हैं अपना अगला टॉपिक है नशीले पदार्थ। देखो वर्तमान समय में जो जैसे अपनी अवस्था है, किशोर अवस्था, जो ये जो अवस्था है, इस अवस्था के अंदर जो है यदि पटरी से उतर जाए, मतलब अपन शरीर को गलत आदतों में ढाल दें तो कई प्रकार के अपन जो है व्यसन की ओर जा सकते हैं। तो अपने को अच्छी चीजों की ओर अपना ध्यान रखना चाहिए। तो नशीले पदार्थ में कौन कौन आते हैं? जैसे गुटखा, कि पड़ोसी गुटखा खा रहा है, हम भी गुटखा खाए, लेकिन उससे क्या होगा? गुटखा खाने से गुटखा कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान कर सके। तो गुटखा खाने से कई प्रकार की समस्या होती है। उसके अलावा तंबाकू, जो जर्दे वगैरह होते हैं, कई प्रकार के खैनी गुटखे मिलते हैं, उनके खाने से कई प्रकार की समस्या है। और शराब, इनसे भी कई प्रकार। हाँ, ये जो किशोर अवस्था में थोड़ा सा ऐसा करता ना कि भाव शून्यता उत्पन्न करती है, तो व्यक्ति अपने आप में खो जाता है, वो बाकी चिंताएं भूल जाता है। लेकिन जो है वो भाव शून्यता उसका कोई समाधान नहीं। चिंता का समाधान तो यदि अपन सोच के करें तो उसका समाधान मिल सकता है। तो जो गुटखा है, यदि जैसे गुटखा अपने सुपारी के साथ में जर्दा वगैरह मिला होता है, तो उस गुटखे को खाने से शरीर में एक समस्या उत्पन्न होती है, जो जबड़ों की मांसपेशियां हैं। यदि अपन गुटखा नहीं खाएं तो हमारा जबड़ा पूरा खुल सकता है। ऐसा कहता है लगभग 4 अंगुलियां से मुंह में सीधी आ सकती है, तो जबड़ा पूरा खुल सकता है। अब चाहे तो अपन उसको भोजन को आराम से चबा करके खा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कई प्रकार के कैंसर से बच सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए ज्यादा मात्रा में गुटखा खाएं तो एक समस्या उत्पन्न होती है। ये जो मुंह की मांसपेशियां खुलने और बंद होने का काम करती है, ये मुंह की मांसपेशियां सिकुड़ने शुरू हो जाती है। इनकी फैलने और बंद होने की जो सिकुड़ने और फैलने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, और उससे मुंह में एक समस्या उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये जो समस्या है उस समस्या का नाम होता है सबम्यूकस फाइब्रोसिस।
सब म्यूकस फाइब्रोसिस, ये जो सब म्यूकस फाइब्रोसिस है उसमें मुंह पूरा खुलता नहीं है और ज्यादा मात्रा में यदि गुटखे खाए जाए तो फिर मुंह थोड़ा ही खुलता है, फिर रोटी को बुरादे के रूप में खाना पड़ता है। तो ये समस्या भविष्य में उत्पन्न होने की संभावना है। उसके अलावा अपन जानते हैं गुटखे के किसी पाउच के ऊपर देखिए, उसके ऊपर किसी कैंसर वाले व्यक्ति का गला लगा होता है। तो क्या हम फिर भविष्य में इसकी ओर बढ़ रहे हैं या अपनी प्रकृति की ओर बढ़ रहे हैं, या हम अपने सीधे पैर काटने की ओर बढ़ रहे हैं। इस प्रकार अपने को गुटखा खाने से बचना चाहिए, दूसरों को भी कहना चाहिए कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। अगली बात करते हैं तंबाकू की। ये जर्दा खाने से भी ये समस्या उत्पन्न होती है। तंबाकू में निकोटीन नाम का एल्कलॉइड्स होता है और उस निकोटीन के एल्कलॉइड से, निकोटीन एक कैंसर जन्य पदार्थ है और उससे जो है वो मुंह का कैंसर और जो मुंह के जबड़े का कैंसर उत्पन्न होता है, फिर मुंह का जबड़ा कटाना वगैरह पड़ सकता है। इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। और जिस पौधे से अपने को तंबाकू प्राप्त होता है, पत्तियां प्राप्त होती है, मतलब जर्दा प्राप्त होता है, उसका नाम होता है निकोटियाना टोबेकम। सोलेनेसी कुल का यह पौधा है और यह कई रूपों में खाया जा सकता है। पान के साथ में खाया जा सकता है, उसके अलावा जर्दे गुटखे के साथ में इसको खाया जा सकता है। तो इससे कई प्रकार की समस्या है, कैंसर उत्पन्न हो सकता है और मुंह का कैंसर उत्पन्न हो सकता है। तो ये सब समस्या उत्पन्न होती है। फिर है शराब। शराब जो है, शराब का जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है C2H5OH। ये जो शराब का सूत्र होता है और ये शराब ज्यादा मात्रा में पीने से यकृत नुकसान होता है, यकृत को नुकसान होता है। उसके अलावा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में भाव शून्यता उत्पन्न होती है और फिर व्यक्ति सोचने विचारने की धीरे धीरे उसकी क्षमता का क्या हो रहा है, नाश होता रहता है। साथ में व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है वो भी खराब हो जाती है और जो व्यक्ति शराबी होता है उसके परिवार को पूरी कीमत चुकानी पड़ती है और परिवार को भी एक अलग दृष्टि से समाज में देखा जाता है। तो इस प्रकार जो है ये शराब पीने की कई प्रकार की जो समस्याएं होती है उसकी कई हानियां भी हैं, तो इससे बचना चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने जो पढ़ा, ये हमने पढ़ा कि कुपोषण कितने प्रकार के होते हैं, प्रोटीन कुपोषण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, खनिज कुपोषण क्या है, क्या समस्या उत्पन्न होती है, जल के भौतिक रासायनिक गुण क्या है, क्या काम आता है और विभिन्न प्रकार के रोग, मोटापा, रक्तचाप वगैरह पढ़ा। उसके अलावा नशीले पदार्थ जो है ये जर्दा गुटखा पढ़ा। तो इस प्रकार अपन को इन सब चीजों से बच करके शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। विज्ञान पढ़ना ही नहीं, उनको जीवन में उतारने से भी हमको बहुत ही फायदा मिलता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले सेशन में अपन अगली बात